हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे असामान्य व्यवहार के कारक तथा उसकी सैद्धांतिक विचारधाराएं। विभिन्न कारक इसके हमारे असामान्य व्यवहार के होते हैं, जिसमें से कुछ हमारे जैविक कारक होते हैं, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, कुछ सहायक कारक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असामान्य व्यवहार क्यों होता है, कैसे पनपता है। कभी भी असामान्य व्यवहार हमारा अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इन्हीं कारणों की व्याख्या आज हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कारक बताए हैं। पहले प्रकार के कारक हमारे प्राथमिक कारक या आवश्यक कारक कहलाते हैं, जो कि हमारे असामान्य व्यवहार को होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना असामान्य व्यवहार की व्याख्या असंभव होती है। इन्हें हम जैविक कारक भी कहते हैं। जैसे किसी भी विकृति के लिए, जैसे हमें बुखार है तो उसके लिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है। इसी तरह से जो मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं, मानसिक विकृतियां हैं या असामान्य व्यवहार है, उसके लिए कुछ न कुछ हमारे जैविक कारक उत्तरदायी होते हैं। दूसरे प्रकार के कारक हमारे होते हैं पर्याप्त, पूर्ववर्ती, प्रेरित या मनोवैज्ञानिक कारण। ऐसे कारक होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के व्यवहार में या उसके जीवन में कुछ ऐसी विकृतियां आती हैं, तब कुछ ऐसी उसके साथ घटना हो जाती है जिससे कि उसके व्यवहार में मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अचानक से उसको कुछ असफलता मिले, ऐसी असफलता जिसकी उसने कल्पना नहीं की हो। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी उसने किसी परीक्षा की तैयारी की है और उससे पूरी उम्मीद हो कि वो पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से, और वो फेल हो जाए, तो उसको अत्यधिक असफलता, जो कि अप्रत्याशित भी होती है, उससे उसके काफ़ी आघात लगता है, उसे मानसिक ट्रॉमा लगता है, जिसके कारण उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आता है और मानसिक विकृति उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। तीसरे प्रकार के कारक होते हैं सहायक कारक, जिन्हें हम इस तरह से देख सकते हैं कि बेरोज़गारी है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, उसकी सामाजिक भूमिका समाज में सही नहीं है, सामाजिक संबंध उसके लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, सांस्कृतिक वातावरण तथा अन्य सामाजिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक कारकों की, यानी कि जो उसके शरीर में, चाहे वो आनुवंशिक तौर पे हों या उसके शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स हों, उनकी स्थितियाँ हों, या उसका शारीरिक गठन हो, या मस्तिष्क में कुछ विकृतियाँ हों, ये सारी हमारी जैविक कारकों के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले 5 तरह के हमारे जैविक कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आनुवंशिक दोष यानी जेनेटिक डिफेक्ट। दूसरा है शरीर गठनात्मक दोष, यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ कारक होते हैं। तीसरे प्रकार के हैं जैविक कारक, जैव रासायनिक कारक, जो कि कुछ हमारे केमिकल्स हैं, हमारा पौष्टिक जो हम आहार लेते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स कमी हमारे अंदर हो रही है, यानी कि पर्याप्त पोषण हमें नहीं मिल पा रहा है। चौथे प्रकार के कारक होते हैं मस्तिष्कीय दुष्क्रिया, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है उसमें फंक्शन जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, या तो हमें कोई चोट लग गई है या कोई संक्रमण हो गया है, इस तरह से कोई भी कारण हमारा हो सकता है। और पांचवा है शारीरिक तनाव कारक, या हमारे को किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना हमारे साथ हो गया है जिसके कारण हमारे शरीर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये 5 कारक हमारे जैविक कारक होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। पहला है आनुवंशिक दोष। आनुवंशिक दोष जो ये हमारा 2 तरह का होता है। पहला, जिसमें आनुवंशिकता किसे कहेंगे हम, कि जो हमारे को हमारे गुणसूत्रों के माध्यम से या हमारे पूर्वजों से जो हमें विशेषताएं मिलती हैं, उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है, जिससे
कोई भी जिसमें कोई भी दोष अगर होता है तो स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति का व्यवहार उससे प्रभावित होगा। यहाँ हमारे पास आनुवंशिक दोष दो तरह के पाए जाते हैं। पहला है गुणसूत्रीय असमानता, दूसरा है दोषपूर्ण जीन्स। गुणसूत्रीय समानता असमानता जो होती है, जैसा कि नाम है गुणसूत्रीय असमानता, यानी कि गुणसूत्रों में कुछ असमानता पाई जाती है। आनुवंशिकी जो है हमारे गुणसूत्रों के माध्यम से ही हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, और अगर इसमें कुछ असामान्यता आती है तो हमारे को मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। कई प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यताएं हमारे को यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है ट्राइसेमी 13। ट्राइसेमी 13 यानी कि जो 13वां गुणसूत्र का जोड़ा है उसके अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। इससे व्यक्ति में गंभीर अगर ऐसी अवस्था आती है तो उससे मस्तिष्क में असमानता उत्पन्न होती है और व्यक्ति के व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं रह पाता है और वह व्यवहार असामान्य हो जाता है। अगले असमानता आती है ट्राइसेमी 18 यानी 18वें गुणसूत्र में असमानता पाई जाती है, यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाती है 18वें गुणसूत्र में, जिससे व्यक्ति के अंदर गंभीर हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन बीमारियों के कारण व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। अगली असामान्यता है ट्राइसेमी 21 यानी कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अंतर्गत हमारे कुछ असामान्यता हो जाती है। इस असामान्यता को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यह एक तरह से हमारी मेंटल डेफिशिएंसी या मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मंद हो जाता है, जिससे उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। उसके बाद अगली हमारी विकृति आती है ट्राइसेमी 23 यानी कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र में। यह अधिकतर पुरुषों में ही होता है, क्योंकि यह पुरुषों के यौन गुणसूत्र में असामान्यता होती है, क्योंकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी उससे स्त्री या पुरुष का निर्धारण होता है। तो यह असामान्यता जो पाई जाती है वह पुरुषों में पाई जाती है और इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें कि एक्स और वाई गुणसूत्रों के अलावा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों में स्त्रीत्व के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है किशोर अवस्था में अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। उनमें मानसिक मंदता की संभावना अधिक हो जाती है और ऐसे पुरुष दिखने में तो हमें पुरुष जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें पुरुषार्थ नहीं होता, स्त्रीत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं। अगली असामान्यता होती है मोनोसोमी 23। ट्राइसेमी का मतलब था यानी कि 3 गुणसूत्र थे, यहाँ है मोनोसोमी 23 यानी 23वें गुणसूत्र में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि यह असामान्यता सिर्फ महिलाओं में होती है और 23वें जोड़ी गुणसूत्र में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि महिलाओं का गुणसूत्र होता है XX, लेकिन इस असामान्यता की स्थिति में X0 की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको कि हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें महिलाओं में कभी कभी एक अतिरिक्त गुणसूत्र भी हो जाता है, यानी कि XXX की स्थिति बन जाती है। ये दोनों ही अवस्थाएं जो हैं महिलाओं में असामान्यता की स्थिति उत्पन्न करती हैं, जिससे कि मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अब आता है इसके बाद आनुवंशिकता में दूसरा असामान्य व्यवहार आता है दोषपूर्ण जीन्स। जीन्स जो हैं गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं। अगर
इन गुणसूत्रों में कुछ असामान्यताएं आती हैं तो वो जीन्स के कारण उत्पन्न होती है। जीन्स से ही वंशानुगत स्थिति हमारे को प्राप्त होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर उसमें से कुछ जीन्स प्रबल होते हैं, कुछ जीन्स निष्प्रभावी या अप्रबल होते हैं, जिनको गौण जीन्स भी कहते हैं। जब प्रबल जीन्स जो होते हैं उनका अगर जोड़ा बन जाता है और उनका विरोध किया जाए, अगर उनका विरोधाभास की स्थिति जब बनती है और प्रबल जीन्स जो अप्रबल जीन्स है वो काम करने लग जाता है, तो दोनों के अंदर एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक जीन्स का प्रभाव न रह करके दोनों का बराबर प्रभाव पड़ रहा होता है, जिसके कारण कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो असामान्य हो जाता है और व्यक्ति दोषपूर्ण जीन्सों के साथ अंतर्क्रिया करने से उसके मस्तिष्क में भी रसायनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है।